जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है राहुल वर्मा। कल जो लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने बात की थी वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन्स की। वो चैप्टर क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट चैप्टर था। क्लाइमेटोलॉजी यानी एटमॉस्फियर साइंस। हम हमारे सिलेबस को दो भाग में जो हमने बांटा था उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर जो हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, बाइफरकेट किया था, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हमने तीन चीजों का बोला था कि हम तीन चीजें कवर करेंगे। क्या? फर्स्ट जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा ओशनो क्लाइमेटोलॉजी और तीसरा ओशनोग्राफी। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं, हम क्लाइमेटोलॉजी भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी स्टार्ट करेंगे हम, ओशियन साइंस देखेंगे। समुद्र के अंदर क्या है, समुद्र की सैलिनिटी क्या होती है, समुद्र का टेम्परेचर क्या होता है, क्या होते हैं ओशियन करंट्स, टाइड्स की बात करेंगे। बट इन सभी को जानेंगे उससे पहले हम एक थोड़ा रिवीजन करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ से। कई सारी हाइपोथेसिस देखी थी और कई सारी थ्योरी देखी थी। उसके बाद है तो हमने ओरिजिन के बाद इंटीरियर देखा था कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाना था अलग अलग बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स। उसको कंप्लीट करने के बाद हमने स्टार्ट किया था फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड रॉक सिस्टम। किस तरीके से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। जैसे हर चीज का इवोल्यूशन होता, हम बड़े होते हैं, सीजन बदलते हैं, हर चीजें बदलती है। उसी तरीके से जो एक पेंजिया था वो टूटा 7 पार्ट में, तो उसके बनने का कारण देखा हमने। कौन कौन से वो तरीके थे जो अल्फ्रेड वेगनर ने बताए थे और वो तरीके गलत थे। फिर हमने बात की थी कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की। कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी दी गई थी ऑथर होम्स के द्वारा और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी प्रोवाइड की गई थी हैरी हेस के द्वारा। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था, हमने बात की थी द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी विच इज प्रोपाउंडेड बाय मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर। प्लेट टेक्टोनिज्म कंप्लीट किया, रीजन देखे, फिर हम आगे बढ़े थे। हमने कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ी थी। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। एक एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, वो प्रोसेसेस जो कि अर्थ के इंटीरियर से डेराइव होती है और अर्थ सरफेस को ऑल्टर करती है। वहीं दूसरी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से लगती है और अर्थ सरफेस को मॉडिफाई करती है। फिर हमने कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स देखे थे, अर्थक्वेक की बात की थी, सुनामी की बात की थी और बात की थी वोल्केनिज्म की। यहां पर हमारी जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। फिर स्टार्ट किया था हमने क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हमने क्या देखा था, क्लाइमेटोलॉजी में हमने एटमॉस्फेयर साइंस की बात की थी। एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कैसे हुआ, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस से मिलकर बना था एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात की थी कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर मिलती है। तो हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर को देखा था। थर्मोस्फियर को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हमने एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखा, अलग अलग लेयर का सिग्निफिकेंट रोल देखा कि हमारे जीवन में क्यों जरूरी है। जैसे ट्रोपोस्फियर एक ऐसी लेयर है जहां पर सारे वेदर फिनोमिना होते हैं। वहीं स्ट्रेटोस्फियर हमें बचाती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंसोलेशन, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। वहां पर हमने सोलर स्पेक्ट्रम की बात की थी, सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है वो, और उससे कई सारे क्वेश्चन किए थे जो कि एनडीए के एग्जाम ने पूछे हुए थे। इसे कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर और आगे गए, हमने टेम्परेचर देखा और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो प्रेशर है, हमने वर्ल्ड के कई सारे प्रेशर बेल्ट्स देखे। उन प्रेशर बेल्ट्स के कारण किसी एरिया पर प्रेशर ज्यादा था और तो किसी एरिया पर प्रेशर था कम। जिस एरिया पर प्रेशर ज्यादा था वहां से विंड मूव करती है उस एरिया की तरफ जहां पर प्रेशर होगा कम। तो वहां से हमने स्टार्ट की थी विंड्स। हमने हवाओं के चलने का कारण देखा था, अलग अलग तरीके की विंड देखी थी। पहले हमने बात की थी प्राइमरी प्लानेटरी विंड की जो परमानेंट होती है, जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, जिसे ट्रेड विंड भी कहते हैं, वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली, ये विंड्स की बात की। फिर हमने सेकेंडरी सर्कुलेशन के अंदर मॉनसून की बात की थी और बात की थी साइक्लोन की। साइक्लोन को हमने यहां नहीं आगे पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने टर्सरी सर्कुलेशन के अंदर डायरनल विंड्स देखी थी और देखी थी लोकल विंड्स। डायरनल विंड्स के अंदर हमने माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज की बात की थी। वहीं लोकल विंड के अंदर हमने चिनूक, फोएन, जोंडा, ब्लीजार्ड, यामो, इस टाइप की कई सारी लोकल विंड की बात की थी। वो कहां चलती है और इनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमने हमारे एग्जाम में जो आए उन्हें सोल्व किए थे।
बाकी के क्वेश्चन भी आपको डीपीपी में मिलेंगे जिनको आप सोल्व कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और आगे बढ़ने के साथ साथ हमने स्टार्ट किया था साइक्लोन। साइक्लोन में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन देखा, कहां आते हैं, क्यों आते हैं, किस तरीके से हार्म करते हैं। टोर्नेडो की बात की थी, ह्यूमिडिटी की बात की, क्लाउड्स की बात की और बात की थी प्रेसिपिटेशन की। आज और उसके बाद हमने जो कल की क्लास थी उसके अंदर कई सारे क्लाइमेटिक रीजन्स देखे थे। उन क्लाइमेटिक रीजन्स में लोग कैसे होते हैं, ट्राइब्स कैसी होती, वहां की किस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन होती, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कितनी होगी, किस टाइप की लोकल विंड्स चलेगी, ये सारी चीजें हमने कल के लेक्चर के अंदर बात की थी और यहां पर कंप्लीट हो जाती है हमारी क्लाइमेटोलॉजी। आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे ओशनोग्राफी को। ओशनोग्राफी मतलब ओशन की साइंटिफिक एंड ग्राफिकल स्टडी, ओशन के सारे इंग्रेडिएंट्स की स्टडी, ओशन के वाटर की प्रॉपर्टी, उसकी सैलिनिटी, उसका टेम्परेचर और ओशन वाटर का मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव, टाइड्स एंड सुनामी। सुनामी को हम पहले पढ़ के आ गए तो यहां पर हम सुनामी की बात नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम ओशन के छोटे छोटे रिलीफ फीचर को बात करते हैं, वो क्या होते हैं। उनको बात करने से पहले हम यहां पर पहले इंपॉर्टेंस देखते हैं कि ओशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, क्यों हम ओशनोग्राफी पढ़ते हैं, क्यों आपके सिलेबस में ऐड किया गया और क्यों हर ज्योग्राफी के पार्ट में एक ओशनोग्राफी नाम का सब्जेक्ट, एक छोटी सी ब्रांच होती है, तो क्यों ऐड की गई है। तो आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे ओशनोग्राफी के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन। ओशन का क्या इंपॉर्टेंस है। पहली चीज, इट कवर्स 71% एरिया ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे प्लैनेट अर्थ का 71% भाग समुद्र ने कवर करके रखा हुआ है, तो उसके बारे में जानना हमारी प्राइम क्यूरियोसिटी है। सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये 71 पार्ट पर, जहां पर इस 71 पार्ट पर जहां पर ओशियंस है, इन ओशन के अंदर क्या है। क्यों जानना ये हमें इसलिए जानना है क्योंकि जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो ज्योमेट्रिकली बढ़ रही है और रिसोर्सेस एल्जेब्रिकली, मतलब हमारे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो बायोलॉजिकल फिनोमिना है, रेगुलर चलता भी आ रहा है और आगे भी चलेगा, बट रिसोर्सेस लिमिटेड है। हमारे पास लैंड एरिया कितना है 29%, और ये 29% सफिशिएंट नहीं है इस बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को पूरा कर दे। इसीलिए ज्योग्राफर्स ने और अलग अलग साइंटिस्ट ने वेंचर किया इनसाइड द ओशियन, पता किया कि समुद्र के अंदर क्या है, ताकि वहां से कुछ रिसोर्सेस को निकाला जाए और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को पूरा किया जाए। तो इसलिए हम इस 71% पार्ट की स्टडी करते पहला। दूसरा, रिसोर्सेस, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की, रिसोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ मराइन रिसोर्सेस। मराइन रिसोर्सेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे, जैसे कि फिश, मछलियां। दूसरे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो कि ओशन के फ्लोर पर मिलते हैं, जैसे केरला है, केरला के पास का जो बे ऑफ अरेबियन सी के अंदर एक सैंड मिलती है जिसे हम बोलते हैं मोनाजाइट। और मोनाजाइट सैंड इज अ सोर्स ऑफ यूरेनियम। जो यूरेनियम जो होता है, जो न्यूक्लियर के लिए यूज किया जाता है, उसका सोर्स है ये मोनाजाइट सैंड। तो ये कहां से मिला हमें, ओशन के अंदर से मिला, समुद्र में से मिला, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस है ओशियन का। फिर इसके बाद फूड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है। जितने भी कोस्टल एरिया के लोग होते हैं वो सभी लोग मछलियों के ऊपर डिपेंड होते हैं उनकी दिनचर्या के लिए, उनका जीवन व्यतीत करने के लिए, क्योंकि वहां पर इतना एरिया भी नहीं होता कि खेती की जाए, तो क्या करते, मछलियां पकड़ते और अपना पेट भरते हैं। तीसरा, एनर्जी फ्रॉम द ओशन। ओशन के पास बहुत सारी एनर्जी है, जैसे कि ओटेक, जिसे बोला जाता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशियन जो होता है, ओशियन की सरफेस का जो वाटर होता है, सनलाइट के कारण वो वाटर ज्यादा गर्म हो जाता है और उसकी जो सब सरफेस होती है, मतलब एफोटिक जोन, उस एफोटिक जोन का पानी कम गर्म होता। तो ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस है अपर लेयर और लोअर लेयर, ये सफिशिएंट होता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, और उस चीज से जनरेट हुई एनर्जी को ओटेक कहा जाता है। दूसरा, टाइडल एनर्जी। जब टाइड्स का पानी बढ़ता है और टाइड्स का पानी कम होता है, तो टाइड्स का पानी बढ़ने और कम होने के कारण जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पर बड़े बड़े डायनेमो फिट कर दिए जाते हैं, और वो डायनेमो इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ओशन हुए एनर्जी के सोर्स। इसलिए भी हमें ओशन के बारे में जानना
बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर एरिया। जैसे ओशियन जिस एरिया के पास है वहां का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहेगा, कभी भी वहां पर एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होगी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए या फिर टेम्परेचर बहुत कम हो जाए। इवन आपने देखा होगा दिसंबर के महीने में अगर आप गोवा गए होंगे तो, या फिर नहीं गए होंगे तो किसी दोस्त को जाते हुए देखा होगा, तो वहां पर क्या दिसंबर में इंडिया में ठंड पड़ती है, बट जो गोवा जाते छोटे छोटे कपड़ों में वहां पर घूमते रहते, क्यों ठंड नहीं लगती उनको? क्योंकि वहां पर ओशियन का इंफ्लुएंस है, वो मेरीटाइम इंफ्लुएंस है, जो कि वहां के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा घटने भी नहीं देता और बहुत ज्यादा बढ़ने भी नहीं देता। तो इस तरीके से ओशियन इन्फ्लुएंस करता है हर एरिया के क्लाइमेट को जहां पर ओशियन है। दूसरा, वर्क एज ए कार्बन सिंक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, वर्क एज ए कार्बन सिंक। विश्व में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, वो हम जनरेट करें या फिर कुछ और उसके कारण हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करते हैं ओशियन। मोर देन 50% कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है उसे ओशियन सिंक करते हैं, और बची हुई जो है उसको सिंक करता है हमारा लैंड मास। तो सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ओशियन के अंदर होते एक लिविंग स्पीसीज जो कि चट्टानों की तरह दिखाई देते हैं, उनका नाम है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो होते हैं कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी के साथ साथ यहां पर होते हैं जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो ये जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स रेस्पिरेशन के रिएक्शन के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। मतलब समंदर कार्बन सिंक का काम भी करता है। तो ये इंपॉर्टेंस है ओशन का, कि ओशन किस तरीके से हमारे लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में। क्यों ओशियन जरूरी होते हैं वो तो हमने जान लिया, अब देखेंगे ओशियन बनते कैसे हैं। तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी जिसे डी गैसिंग कहा गया था। डी गैसिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब अर्थ गर्म थी, अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर जब अर्थ गर्म थी, तो अर्थ के इनसाइड से कई सारे वोल्केनिक इरप्शन हुए थे, कई बार लावा आउटपोर हुआ था। उसके साथ साथ बहुत सारी गैसेस निकली थी जिनमें से वाटर वेपर भी थी। वाटर वेपर बाहर निकली, बाहर जाने के बाद एटमॉस्फेयर में गई। उस टाइम पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल कम था, तो जो भी वाटर वेपर और गैसेस निकलती थी वो स्कैप हो जाते थे, वो रुकते थे नहीं। बट धीरे धीरे जैसे ही अर्थ की डेंसिटी बढ़ने लगी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और तेज होने लगा, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इन निकलने वाली वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल और गैसेस को होल्ड करके रख लिया, इनको बांध कर रख लिया अपने अराउंड में, जैसे एक ब्लैंकेट होता है। तो जैसे ही वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल बाहर आए, पूरे अर्थ के सराउंडिंग में जाकर एक्यूमुलेट हो गए। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, ये होने लगे कंडेंस। इवापोरेशन के बाद अगली प्रोसेस क्या होती? कंडेंसेशन। तो ये होने लगे कंडेंस, और कंडेंस होकर बने बादल, और बादलों के बनने के साथ साथ बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो अर्थ के ऊपर जितने भी लो लाइंग एरियाज थे, जैसे गड्ढे, उन गड्ढों के अंदर इकट्ठा हो गया पानी, और वही गड्ढे आगे चलकर बन गए ओशियन। तो इस तरीके से ओशियन का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा क्या है कि अर्थ पर कई सारे मेटेरॉइड्स, कोमेट्स आकर टकराए थे, और मेटेरॉइड्स और कोमेट्स जो होते हैं वो फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं। तो जब वो अर्थ से टकराए तो उनके अंदर जो फ्रोजन गैसेस थी, उनके अंदर जो आइस के फॉर्म में जो वाटर था, वो धरती पर आने के साथ साथ धरती के तापमान के कारण, इस जो धरती का ज्वलनशील तापमान था उससे कांटेक्ट में आने के कारण उसके वो पिघल गया, मतलब मेल्ट हो गया, वो पानी कई सारा इकट्ठा हो गया इन गड्ढों के अंदर, और इस तरीके से ओशियंस बने अर्थ के ऊपर, जो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, और जो अर्थ का 71% पार्ट भी कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ओशियन ऑन दी अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर टोटल कितने ओशियन है? अर्थ के ऊपर टोटल 5 ओशियन है। अब ये जमीन तो है नहीं कि इसकी बाउंड्री बना दे, तो कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है जो कि बताती है एक ओशियन दूसरे ओशियन से कैसे अलग है। आपने इंटरनेट पर कई बार वीडियो भी देखा होगा कि एक तरफ अटलांटिक ओशियन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन, दोनों का पानी बिल्कुल अलग होता है। एक का बिल्कुल मटमैला पानी तो दूसरा का बिल्कुल ब्लू कलर का क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस लाइन से इनको डिमार्क किया जाता है, कौन सी इमेजिनरी लाइन होती है, उसकी आज हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं टोटल अर्थ के ऊपर 5 समंदर होते हैं, 5 सागर होते हैं, 5 ओशियन होते हैं। कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, सदर्न ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन।
ये 5 ओशियन है, जिसमें ये है आर्कटिक, आर्कटिक ओशियन, सेकंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड पैसिफिक ओशियन, फोर्थ इंडियन ओशियन एंड फिफ्थ सदर्न ओशियन या फिर अंटार्कटिक ओशियन। तो ये 5 ओशियन है अर्थ के ऊपर। इनको किस लाइन से अलग अलग किया गया है? तो नॉर्थ में एक लेटीट्यूड होती है जिसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, और एग्जैक्टली सेम सदर्न हेमिस्फीयर में भी होती है जिसे हम बोलते हैं 66.5 डिग्री साउथ। इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल और इसे कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल एंड दिस वन इज अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन को अलग करता है। कौन सी लाइन? 66.5 डिग्री। किससे अलग करता है? ये करता आर्कटिक ओशियन से। इसके नॉर्थ में जो भी है ये है पूरा आर्कटिक ओशियन, और ये जो लाइन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को अलग करता है। किससे? आर्कटिक ओशियन से। एग्जैक्टली सेम साउथ में भी लाइन है जिसे कहा जाता है अंटार्कटिक लाइन, और ये जो अंटार्कटिक लाइन है 66.5 डिग्री साउथ, ये सेपरेट करता है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन को सदर्न ओशियन से। जो सदर्न ओशियन है, इस सदर्न ओशियन से इन तीनों ओशियन को अलग कौन सी लाइन करेगी? अंटार्कटिक लाइन। और नॉर्थ में इंडियन ओशियन तो लैंडलॉक्ड होने के कारण ऊपर गए नहीं, ये है हमारा देश। तो नॉर्थ में जो लाइन सेपरेट करती है दैट इज द आर्कटिक सर्कल, जो पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को अलग करती है। तो ये तो हमने नॉर्थ टू साउथ ओशियंस को अलग कर लिया। अब हम बात करते हैं कि जो लाइन है दिस वन, ये तो हो गया हमारा अटलांटिक ओशियन और ये हो गया इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कौन सी लाइन अलग करती है? तो इट इज 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। यहां पर प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के 20 डिग्री ईस्ट में जो लाइन है वो लाइन सेपरेट करती है अटलांटिक ओशियन को इंडियन ओशियन से। वहीं अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से सेपरेट होता बाय 70 डिग्री वेस्ट। ये भी एक लॉन्गिट्यूड है, 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को अलग करती है। वहीं इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन आर सेपरेटेड बाय तस्मान राइज। तस्मान, यहां पर तस्मान का समंदर है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। तो ये पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? तो इट इज तस्मान सी। तो तस्मान सी और तस्मान राइज जो है, राइज क्या होता है अभी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे। तो तस्मान राइज सेपरेट करता है पैसिफिक ओशियन को इंडियन ओशियन से। और यहां पर जो खाली एरिया है यहां पर बनी हुई है वेलेस लाइन। वेलेस लाइन जो कि अगेन इंडियन ओशियन को सेपरेट करती है पैसिफिक ओशियन से। तो हमने ओशियन का डिमार्केशन देखा। अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन एक दूसरे से सेपरेट होते हैं कौन से? 20 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से। वहीं अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन अलग होते हैं 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से। और सारे ओशियन नॉर्थ सी से अलग होते हैं किससे? आर्कटिक सी से। कौन सी लाइन से? आर्कटिक सर्कल से। और सदर्न साइड अंटार्कटिक सर्कल से। तीनों ओशन सेपरेट होते हैं सदर्न ओशन से। तो इस तरीके से ओशन का डिमार्केशन किया गया। ये कोई बाउंड्री नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जो बनाई गई है ओशन के डिमार्केशन के लिए। तो यहां पर हमको समझ में आ जाता है कि ओशन को किस किस पार्ट में बांटा गया है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वाटर इंडेक्स की। वाटर इंडेक्स का मतलब होता है कहां कहां कितना कितना पानी है। अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर आप यूज करते हो रेगुलरली, जो पानी हम पीते हैं, जो हम सिंचाई के काम में लेते हैं, जो हर जरूरतों के काम में लेते हैं हम, वो वाटर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है बेटा 3%। 3% वाटर है हमारे पास जो कि फ्रेश वाटर है, और बचा हुआ 97% जो वाटर है दैट इज सलाइन वाटर जो ओशियंस के अंदर है। और अब तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा? आइस मेल्ट हो रही है। जो पोलार रीजन है वहां की आइस मेल्ट हो रही, और वो आइस से मेल्ट हुआ पानी मिल जाता है ओशन के अंदर। तो अब प्रॉपर ये 3.60 जो था ये
और ये रेशियो बन चुका है। पहले ये 3% था, जो लैंड सरफेस पर जो पानी था वो पहले 3% था, अब वो हो गया 2.4509। और ओशन के अंदर जो वाटर था वो पहले 97 था, अब वो हो गया 97.60। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस मेल्ट हो रही, और आइस के मेल्ट होने के कारण ये जो आइस का पानी है ये मिल जाता है ओशन के अंदर। अब लैंड सरफेस के पास हमारे पास कहां कहां कितना कितना पानी है, तो रिवर्स के अंदर है 0.0001%। समझ रहे हो आप? नदियों का पानी कितना कम है यहां पर इस वाटर इंडेक्स के अंदर 0.0001%, बट फिर भी ये पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत सिग्निफिकेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के लिए भी, उसके बाद टूरिज्म के लिए भी, फिशिंग के लिए भी, नेविगेशन के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। हम जिन नदियों को यूज करते हैं उन नदियों के अंदर मात्र 0.0001% पानी है। दूसरा फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक के अंदर है 0.0094%। फ्रेश वाटर लेक वर्ल्ड के सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इंडिया में कौन सा सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। तो ये सारे फ्रेश वाटर लेक कितना पानी लेकर बैठे हैं? 0.0094%। इसके बाद आता ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर है 0.5060%। मतलब जो हमारे अर्थ के इनसाइड जो इक्विफर्स हैं, उन इक्विफर्स के अंदर, जहां से हमने वोल्केनिज्म वाला जो चैप्टर देखा था तब हमने बात की थी हॉट वाटर स्प्रिंग्स की, वहां पर हमने बात की थी गीजर्स की। तो गीजर्स और हॉट वाटर स्प्रिंग्स जिन अंदर से चलते हैं, अर्थ के अंदर से जो इक्विफर होते हैं वहां से चलते हैं, उनके अंदर पानी है 0.5060%। और अब ये पानी धीरे धीरे डिप्लेट होता जा रहा है। इंडिया के एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कारण ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन के लिए जरूरी नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, ये हम पहले भी सोल्व कर चुके थे इस क्वेश्चन को। तो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर के डिप्लेशन के कई सारे कारण हैं। पहला तो कि हर जितने भी शहर होते हैं उन शहर के अंदर 1 किलोमीटर एरिया के अंदर आप देखोगे तो 500 से ज्यादा पंप मिलेंगे, 500 से ज्यादा बोरिंग मिलेंगे, जहां से पानी बाहर तो निकाला जा रहा है, बट शहर में कंक्रीट के कारण वो पानी वापस परकोलेट होकर अर्थ के अंदर नहीं जा रहा। तो अब ये जो ग्राउंड वाटर है इसका परसेंटेज भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, सलाइन एंड इनलैंड सी। अब कई सारे समंदर है जो कि लैंडलॉक्ड है, जैसे कैस्पियन सी, ये लैंडलॉक्ड है। दूसरा, कई सारे लेक्स हैं जो कि सलाइन है, जैसे पेंगोंग लेक जो कश्मीर में है। दूसरा जो लेक है वो है सांभर लेक जो राजस्थान के अंदर है। ये सलाइन लेक है और इनके अंदर पानी है 0.0076। ये वो एरिया है जहां पर वाटर इवापोरेट ज्यादा होता है और परकोलेट ज्यादा होता है, मतलब पानी बहता हुआ नहीं रहता वहां पर लेंटिक इकोसिस्टम नहीं है, वहां पर लोटिक इकोसिस्टम है, ठहरा हुआ पानी है। तो उसके कारण क्या हुआ कि 0.0076% जो है वो है इनलैंड सीज, जिसके अंदर लेक्स आ जाते हैं जो कि धरती पर है, कॉन्टिनेंट के अंदर, जो कि खारे पानी के हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज आइस शीट। आइस शीट के अंदर पानी आता है 1.9250%। मतलब सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर्स के अंदर है, सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट के अंदर है, आइस केप के अंदर है। अच्छा, आइस शीट और आइस केप में क्या अंतर है? जब अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो आइस की लंबी लंबी चादरें हैं उन्हें हम आइस शीट्स बोलते हैं, और जो माउंटेन होती है उन माउंटेन के अंदर जो केप होती, माउंटेन के ऊपर जो बर्फ की जो एक केप होती, जो टोपी होती, उसे हम आइस केप बोलते हैं। तो एक आइस केप और दूसरा आइस शीट, ये सभी मिलाकर 97.60% बनाते हैं। इसके अलावा भी कई जगह फ्रेश वाटर है, जैसे पेड़ पौधों के अंदर जो ईवा ट्रांसपोर्टेशन से वापस आसमान में चला जाता है। दूसरा है मिट्टी के अंदर जो सोइल होती है जिसमें मॉइस्चर होता है, वो भी फ्रेश वाटर के अंदर आता है। तो इन सबको मिलाकर 97.60% फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन बनता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने बहुत बार पढ़ी होगी। पानी इवापोरेट होता है, फिर ऊपर जाने के बाद कंडेंस होता है, और कंडेंस होने के बाद प्रेसिपिटेशन होता है उसका। आज हम उसी इवापोरेशन कंडेंसेशन की बात करेंगे, बट परसेंटेज वाइज बात करेंगे। जैसे लैंड सरफेस से जो वाटर इवापोरेट होता है वो होता है 14%, और ओशियन से जो वाटर इवापोरेट होता है वो होता है 86%। मैं पहली प्रोसेस की बात कर रहा हूं, इवापोरेशन। इवापोरेशन में ओशियन के ऊपर से कितना वाटर इवापोरेट होता है? 86%। वहीं लैंड सरफेस के ऊपर से कितना वाटर इवापोरेट होता है? 14%।
पार्शियलिटी है। क्यों पार्शियलिटी है? क्योंकि समंदर का एरिया है 71%, अर्थ के ऊपर 71% भाग समुद्र का है, और ओशन के ऊपर जितना जो ओशन का पार्ट है वहां पर जब सनलाइट गिरेगी तो वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर में, और जो लैंडमास है, लैंडमास के ऊपर तो पानी के बहुत कम स्रोत है, जैसे कि कहीं कहीं तालाब है, कहीं कहीं नदियां हैं, कहीं कहीं डैम है, पर समंदर तो पूरा पानी से भरा हुआ है। इसलिए 86% वाटर इवापोरेट होता है ओशियन से, और 14% वाटर इवापोरेट होता है लैंड सरफेस से। तो ये हो गई प्रोसेस किस चीज की? ये प्रोसेस हो गई इवापोरेशन की। अब इवापोरेशन की इस प्रोसेस के बाद अगली प्रोसेस आती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब इवापोरेट वाटर जो हुआ वो वाटर का एडियाबेटिक लैप्स रेट के साथ जैसे टेम्परेचर रिड्यूस होगा, मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते जाते जैसे 6.5 डिग्री टेम्परेचर घटेगा 1 किलोमीटर के अंदर, तो ये जो वाटर वेपर थी ये वाटर वेपर बन जाएगी बादल। वो जहां पर क्लाउड्स बनेंगे फिर वो क्लाउड्स मूव करेंगे। जैसे क्लाउड ओशियन से कॉन्टिनेंट तरफ जाएंगे उनकी हाइट बढ़ती जाएगी। इसका कारण पता आपको क्या है? इसका कारण ये है कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। कई जगह माउंटेन होते हैं, कई जगह प्लेट्यू होते हैं, तो कहीं मैदान भी होते हैं। तो ये क्या हाइट प्रोवाइड करते हैं क्लाउड्स को फ्रिक्शन के कारण। एयर कॉन्वेक्शनली ऊपर उठती है तो बादल को ऊपर धक्का देती है। तो यहां पर जैसे जैसे ओशियन से क्लाउड लैंडमास की तरफ जाते हैं उनकी हाइट इंक्रीज होती जाती है। अब बात करते हैं हम प्रेसिपिटेशन की। हमने अभी तक इवापोरेशन देख लिया और दूसरा देख लिया कंडेंसेशन। अब होता है थर्ड पॉइंट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो वाटर इवापोरेट लैंड से हुआ था और जो वाटर इवापोरेट हुआ था ओशन से, वो पानी अब बरसेगा नीचे। तो ओशन के ऊपर 77.60% होता है प्रेसिपिटेशन, वहीं लैंडमास के ऊपर प्रेसिपिटेशन होता है 22.40%। लैंडमास से पानी इवापोरेट कितना हुआ था? सिर्फ 14%। वो गिरा कितना? 22%। यहां पर पार्शियलिटी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लैंडमास जल्दी गर्म होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी कम है, वहीं वाटर की स्पेसिफिक हीट एनर्जी ज्यादा है, तो वाटर आराम से गर्म होता है। यहां पर जब पानी आराम से गर्म होगा तो यहां पर हाई प्रेशर रहेगा और यहां रहेगा लो प्रेशर, क्योंकि ये तेजी से गर्म होगा। जब तेजी से गर्म होगा मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा लो, तो समंदर से हवाएं चल के आएगी कहां पर? कॉन्टिनेंट पर, और अपने साथ लेकर आएगी मॉइस्चर, और वही मॉइस्चर यहां पर बरसेगा। इसलिए लैंडमास के ऊपर 22.40% रेनफॉल होती है और वहीं 77.60% रेनफॉल होती है ओशन के ऊपर। अब यहां पर जो दिख रहा है ये है आइस केप्स। जो आइस केप और आइस शीट की हमने बात की थी, तो आइस शीट्स कहां मिलेगी हमको? पोलर एरिया पर, और आइस केप जो है वो हमको मिलेगी माउंटेन के ऊपर। तो आइस केप के अंदर कितना परसेंटेज है? 1.9250%। तो ये थी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कि ओशियन का फ्लोर कैसा था। एक क्यूरियोसिटी होती दिमाग में कि जो समंदर हमें इस टाइप का दिखाई देता है, क्या ये पूरा का पूरा समंदर फ्लैट है अंदर से भी? जैसे हम पांव रखेंगे और पूरे के पूरे डूब जाएंगे? क्या ओशन का स्ट्रक्चर अलग है? पहले ऐसा माना जाता था कि समंदर जो होते हैं उसके अंदर हम थोड़े से अंदर जाएंगे और एकदम पाताल में चले जाएंगे, खत्म हो जाएगा। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जर्मनी की सबमरीन्स ओशन के अंदर गई थी तो वहां पर उन्होंने अलग अलग रिलीफ फीचर्स देखे। उनको यह पता चला कि जितने रिलीफ फीचर, जितने लैंडफॉर्म जमीन के ऊपर है, उससे ज्यादा डाइवर्स लैंडफॉर्म ओशन के अंदर है। फिर वेंचर किया गया ओशन के अंदर और स्टडी की गई कि कौन कौन से अलग अलग रिलीफ फीचर होते हैं ओशन के अंदर। तो आज हम उन सारे रिलीफ फीचर की बात करते हैं। ओशन रिलीफ फीचर में जैसे हम समंदर की तरफ जमीन से चलना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो भाग होता है जो कॉन्टिनेंट का होता है बट समंदर के अंदर डूबा होता है, तो ये होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जब हम आगे जाते जाते हैं धीरे 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 धीरे, तो एक पॉइंट आता है जहां पर सडनली स्लोप आता है नीचे की तरफ, तो वो होता है कॉन्टिनेंटल ब्रेक। ये सब आपको नोट करना है। कॉन्टिनेंटल ब्रेक, कॉन्टिनेंटल ब्रेक कहां आता है? जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म हो जाता है। वो कॉन्टिनेंटल ब्रेक के आने के बाद स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो सडनली, जो स्टीप होता है, जहां पर अगर आपने पांव रखा तो पता नहीं आप कहां चले जाओगे, वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। और कॉन्टिनेंटल स्लोप जहां खत्म होता है वहां स्टार्ट होता है कॉन्टिनेंटल राइज। ये सब कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट है।
अभी ओशियनिक प्लेट नहीं स्टार्ट हुई है। हमने दो टाइप की प्लेट पढ़ी थी, एक ओशियनिक प्लेट, दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट। पुराने लेक्चर के अंदर आप देखना ये चीजें कि हमने कौन कौन सी प्लेट पढ़ी थी। तो ये जो एरिया होता है यहां से स्टार्ट होती है ओशियनिक प्लेट, और इससे पहले जो था वो क्या था, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट खत्म कहां होती, कॉन्टिनेंटल राइस के पास। जितना भी जो डिपॉजिट होता है, जो नदियां लेकर आती है, वो नदियां जो भी डिपॉजिट लाती है वो या तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास आ जाता है, और अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ से निकल गया तो कॉन्टिनेंटल स्लोप पे तो रुकेगा नहीं, क्योंकि स्टीप ग्रेडियंट है, तो कहां धराएगा नीचे आकर, वो गिरेगा इस कॉन्टिनेंटल राइस पर, यहां आकर एक्यूमुलेट होगा। इसलिए कॉन्टिनेंटल राइस वाला पार्ट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर उसके बाद आता है ट्रेंच। ट्रेंच तो आपको पता ही है, कई बार हमने बात की है। ट्रेंच, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर है। तो ट्रेंच जो होता है एकदम डेप्थ होती है, ना सिर्फ ओशन की बट पूरी धरती की। जो सबसे लिथोस्फीरिक प्लेट की जो सबसे ज्यादा डेप्थ होती है वो होती है ट्रेंच। फिर ट्रेंच के बाद हम आगे जाते हैं तो ये आते हैं अबाइसल प्लेन। जैसे अगर यदि इंडिया की बात करो तो इंडिया में सबसे पहले क्या है, हिमालय नॉर्थ में, फिर आएंगे क्या, हिमालय के स्लोप, फिर आएगा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो वैसे ही ये सब कंप्लीट करने के बाद, ये स्लोप, शेल्फ, राइज कंप्लीट करने के बाद हम एंटर कर जाते हैं प्लेन्स के ऊपर, और इन प्लेन्स को कहा जाता है एबाइसल प्लेन। एबाइसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन, ये समुद्र का सबसे ज्यादा एरिया कवर करके रखते हैं, और यहां पर पेलेजिक डिपॉजिट होता है। ये एफोटिक जोन होता है। फोटिक जोन क्या होता है, एफोटिक जोन क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। जैसे यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये है सन। सन की लाइट जहां तक पेनिट्रेट कर पाती है ओशन के अंदर, वो पार्ट होता है फोटिक जोन। और जो फोटिक जोन होता है, फोटिक जोन के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बहुत अच्छी से होती है। तो यहां पर जितने भी जानवर होते हैं, कीट पतंगे जो भी समुद्र के अंदर मिलते हैं, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, टर्टल्स, कोरल्स, ये सब इस फोटिक जोन के अंदर मिलते हैं। और जहां से सनलाइट का पेनिट्रेशन ओशन के अंदर बंद हुआ, वो हो जाता है एफोटिक जोन। जहां सूरज की किरणें हो चुकी है बिल्कुल बंद, तो वो होता है एफोटिक जोन। और एफोटिक जोन के अंदर आते हैं एबाइसल प्लेन। इसी के साथ साथ ओशन के अंदर और भी रिलीफ फीचर होते हैं, जैसे मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज की बात की थी हमने। ओशियंस के बीच में जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हो, डाइवर्ज हो रही हो, तो लावा निकल के बाहर आता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में देखा था हमने। तो जो लावा निकल के बाहर आता है, वो लावा आता है मिड ओशियनिक रिज से, जिसे MOR भी कहा जाता है। तो वो ओशन के अंदर होती है। उसके बाद कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी होते हैं जो कि ओशन के अंदर होते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं उनकी बात करेंगे हम। रिवराइन कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद रिवराइन आइलैंड की बात करेंगे, फिर कॉन्टिनेंटल आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड, कोरल आइलैंड, उनकी हम आगे यहां पर बात करेंगे। बट यहां पर क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, सी माउंट होते हैं, सी हिल्स होती है, और गियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इनको एक एक करके हम आगे जानेंगे। तो ये होता है ओशन के इनसाइड, जो ओशन है उसका एक मैप। यहां पर हम इसको एक बार और ड्रॉ करते हैं। ये तो है हमारा कॉन्टिनेंट। अब देखो और समझो इसे, ये हो गया कॉन्टिनेंट, या ये यहां पर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप के बीच में जो मार्जिनल एरिया है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ब्रेक। कॉन्टिनेंटल ब्रेक के बाद जैसे हम ओशन के अंदर जाते हैं, जो स्टीप स्लोप है, दैट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। और फिर आता है कॉन्टिनेंटल राइज, जहां पर जो भी रिवर सेडिमेंट लेकर आई थी, वो सेडिमेंट कॉन्टिनेंटल स्लोप के ऊपर तो रुक नहीं सकता, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है। तो जो नीचे गिरेगा वो कहां आएगा, वो आएगा कॉन्टिनेंटल राइज के ऊपर। तो यहां पर होता है कॉन्टिनेंटल राइज, और ये मार्जिनल एरिया होता है, क्योंकि ये है आपकी ओशनिक प्लेट और ये है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है, ये होता है कॉन्टिनेंटल राइज। फिर ये आ जाते हैं एबाइसल प्लेन, और इन एबाइसल प्लेन के ऊपर कई सारे माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं, जैसे सी माउंट, गियोट, कुछ कुछ हिल्स होती जो कि ऊपर तक आ जाती पानी के, उन्हें बोलते हैं सी हिल्स। सी माउंट डूबी हुई,
सी हिल्स बाहर निकली हुई, और अगर इन माउंटेन का जो टॉप है वो फ्लैट हो तो उसे कहा जाता है ग्योट्स। तो ये सब ओशन के अंदर होते हैं। यहां पर है मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज की हमने कई बार बात की, जहां से हॉट लावा निकल के बाहर आता है ओशन के अंदर। तो ये हो गई मिड ओशनिक रिज। इस टाइप का समंदर के अंदर का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी की। ओशन रिलीफ फीचर्स जो है उनको साइज के बेसिस पर दो पार्ट में बांटा गया है, एक माइनर रिलीफ फीचर, एक मेजर रिलीफ फीचर। माइनर जो कि छोटे हैं, जो कम एरिया कवर करते, वही मेजर जो बहुत बड़े बड़े हैं। तो पहले मेजर सी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आता कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जिसकी हमने बात की। फिर आता कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज, और उसी के साथ साथ आता है MOR मिड ओशियानिक रिज, जो कि ओशन में दूर दूर तक फैली होती है, जहां से लावा आउटपोर होता है। वो लास्ट आता है एबाइसल प्लेन, जो कि सबसे बड़े होते हैं। इवन पूरे ओशन का 75% पार्ट ये प्लेन्स कवर करके रखते हैं। फिर कुछ माइनर सी फीचर्स आती है, जिसमें आती है ट्रेंच। ट्रेंच की हमने बात की। सी माउंट आती है, सी हिल्स आते हैं, ग्योट्स आते हैं, आइलैंड्स आते हैं, और सबमरीन कैनियन। ये सब आते हैं कॉन्टिनेंटल ओशन के अंदर माइनर सी फीचर में। पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ए मार्जिनल एरिया सबमर्ज्ड अंडर द ओशन वाटर। ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है जो कि समुद्र के अंदर डूबा होता है। इसकी डेप्थ होती है 100 फेथम। यूनिट याद रखना है आपको, फेथम इज द यूनिट टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन। ओशन की जो डेप्थ है वो नापी जाती है फेथम से। तो 100 फेथम तक की डेप्थ होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। यहां का एंगल बहुत कम होता है, बिल्कुल दैट इज 1 to 2 डिग्री। एंगल बिल्कुल स्लो होता है, जेंटल होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर जो थिकनेस होती है सेडिमेंट की, वो लाई जाती रिवर्स के द्वारा। अलग अलग जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो वेराई करती है ओशन टू ओशन। जैसे किसी ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत पतली है, तो किसी ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ज्यादा दूर तक फैली हुई, बहुत वाइडर है। वो क्यों होती है? वो इसलिए होते, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, वो यहां पर है ओशियन, तो इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां होगी? इस ओशियन के अंदर होगी। ये अगर कॉन्टिनेंट के ऊपर यहां पर माउंटेन है, मतलब किसी भी कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरिया पर अगर माउंटेन है तो उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत छोटी होगी। और अगर किसी भी कॉन्टिनेंट के कोस्टल एरिया पर दूर तक प्लेन्स फैले हुए तो उसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ी होगी। एग्जांपल, रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज नॉर्थ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पर है, वहीं एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट पर है। दोनों की हाईएस्ट पीक क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो जो वेस्टर्न कोस्ट पर है रॉकी माउंटेन और एंडीज माउंटेन, इसके कारण जो पैसिफिक ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत छोटी है। वहीं साइबेरियन प्लेन्स की बात करें, एक मिनट मैप में देखो, यहां पर माउंटेन होने के कारण जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है दोनों की वो बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है। वहीं यहां पर है वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेन्स, जिसे साइबेरियन प्लेन कहा जाता है। साइबेरियन प्लेन, अगर प्लेन एरिया है, यहां पर कोई माउंटेन नहीं है, तो इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ी होती है, 1500 किलोमीटर तक की होती है। और वहीं इनकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर की होती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी होगी या छोटी होगी, यह बताता है आपका कॉन्टिनेंट के ऊपर एडजेसेंट साइड में कौन सा लैंडमास बना हुआ है। ठीक है, ये यहां पर एग्जांपल में दे रखा, साइबेरियन प्लेन की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत ज्यादा वाइडर है, वहीं पैसिफिक ओशन की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम वाइडर है। अब बात करते हैं इंडिया की कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। यहां पर आप देख रहे हो कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इंडिया की वो थोड़ी वाइडर है, और ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत कम है। जो व्हाइट कलर से आपको दिखाई दे रहा वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ऐसा क्यों है? यहां तो कॉन्सेप्ट गलत हो रहा हमारा, क्योंकि वेस्टर्न साइड में माउंटेन रेंज है जिसे हम पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट्स भी कहते हैं, सह्याद्री माउंटेन रेंज। तो सह्याद्री माउंटेन रेंज भी है, तो फिर तो हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ छोटा होना चाहिए। बट जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वो समुद्र के अंदर से इमर्ज हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसके कारण यहां की कॉन्टिनेंटल शेल्फ बाहर की तरफ निकली हुई है। जैसे कि रण ऑफ कच्छ, जो रण है गुजरात का, वो पहले समुद्र के अंदर था, अब वो निकल के बाहर आया है। तो इसलिए इंडिया कुछ इस टाइप का है, इंडिया थोड़ा इस टाइप से वेस्टर्न साइड से, तभी तो वेस्टर्न घाट से निकली हुई सारी नदियां ईस्टर्न तरफ जाती है।
जितनी भी ज्यादा रिवर है वो सारी ईस्टर्न साइड जाती है, क्योंकि वेस्टर्न साइड से प्लेट ऊंची हुई है। तो यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया की वेस्टर्न साइड ऊंची है और ईस्टर्न साइड वही कॉन्टिनेंटल शेल्फ नीची है और छोटी है। ठीक है, तो ये थी इंडिया की कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सिग्निफिकेंट रोल क्या होता? बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल होता कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। पहला ये होता है एक फोटिक जोन। फोटिक जोन मतलब वो एरिया जहां पर सनलाइट पेनिट्रेट कर जाए, और अगर सनलाइट पेनिट्रेट कर गई तो वहां पर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, कोरल्स, ये सभी कहां पर मिलेंगे आपको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के पास। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ की जो फ्रिंजिंग जो रीफ है, जो बैरियर रीफ है, वो कहां है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैरियर रीफ भी बनी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैरियर रीफ बनी है, 2000 किलोमीटर तक फैली हुई है लंबाई में, तो वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर बनी है। क्यों बनेगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर? क्योंकि वहां तक चली जाएगी सनलाइट, और जो कोरल के अंदर जो एल्गाई है, जिसे ज़ूज़ेंथेलाई एल्गाई कहा जाता है, वो रेस्पिरेशन कर लेगी, वो फोटोसिंथेसिस कर लेगी, तो उसको क्या, कोरल को मिल जाएगा खाना और उस एल्गाई को मिल जाएगा शेल्टर। तो इसीलिए फोटिक जोन बहुत जरूरी होता है, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक सिग्निफिकेंट रोल है। दूसरा बता ही दिया मैंने कि जहां पर फोटिक जोन होगा वहां पर मछलियां आएगी, वो मछलियां आने के कारण हम अच्छी से यहां पर फिशिंग कर सकते हैं। जैसे डोगर बैंक, नॉर्थ सी, ये ब्रिटेन के ईस्टर्न साइड है, यहां पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत बड़ी है, तो क्या होता है, यहां पर फिशिंग बहुत अच्छी से होती है। और दूसरा फिशिंग का कारण हमने कोल्ड और वार्म ओशनिक करंट का कोलिजन देखा। फोसिल्स मिलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। फोसिल क्या होते हैं? फोसिल डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब कोई जानवर कई टाइम तक मर जाए और मिट्टी के अंदर दफन रहे, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके वो फ्यूल बन जाता है, वो ईंधन बन जाता है, जिसे जीवाश्म भी कहा जाता है। तो फोसिल फ्यूल हमेशा कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर मिलेंगे। जैसे इंडिया की वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर लगा हुआ है बॉम्बे हाई, यहां पर बॉम्बे हाई का फोटो है ये, जिसके अंदर से पेट्रोलियम नेचुरल गैस निकाला जाता है। तो ये कहां पर है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर क्यों बना? क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर फोटिक जोन होता है, और फोटिक जोन होता है तो यहां पर जानवर रहते हैं, और जब ये जानवर मरेंगे तो तब्दील हो जाएंगे फोसिल फ्यूल्स में, और उन्हीं फोसिल फ्यूल को हम निकाल सकते हैं। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक सिग्निफिकेंट रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ब्रेक। बताया था मैंने आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो इस टाइप की है, और फिर स्टार्ट हो जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जो दोनों का ट्रांजिशनल जोन है, दैट इज योर कॉन्टिनेंटल ब्रेक। कोई खास नहीं है इसके अंदर, कोई खास बात नहीं है, ये छोटा सा है और इसको कोई इसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, बट ओशन का एक पार्ट है, इसलिए हमको ये पढ़ना है। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप स्टीप होता है, इसकी डेप्थ 200 से लेके तो 3500 मीटर तक की होती है, मतलब 200 मीटर से 3500 मीटर की डेप्थ इसकी होती है। ये वाला पार्ट होता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये था कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद का जो अगला स्टीप पार्ट है, वो स्टीप पार्ट बना आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप। और यहां पर ये जो राइज दिख रहा आपको, ये एक्यूमुलेशन दिख रहा सेडिमेंट का, इट इज योर कॉन्टिनेंटल राइज, जो कि अगली स्लाइड के अंदर है। तो ये जो स्लोप होता है ये बहुत हायर होता है कॉन्टिनेंटल के कारण। यहां पर एक रिलीफ फीचर बनता है जिसे बोला जाता है सबमरीन कैनियन। सबमरीन कैनियन क्या होता है? जैसे जमीन के ऊपर एक वाटरफॉल होती है, झरने होते हैं, वैसे के वैसे समुद्र के अंदर एक वाटरफॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, खाई बन जाती है, जिसे कैनियन कहा जाता है। वर्ल्ड के अंदर ओशियन के इनसाइड जो कैनियन है उसका नाम है ओशियनोग्राफर कैनियन ऑफ इंग्लैंड। यहां पर लिख लेते हैं हम सबमरीन कैनियन के पास एग्जांपल ओशियनोग्राफर कैनियन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये वर्ल्ड के अंदर है, जो ओशन के अंदर है, एक तरीके का झरना है। ठीक है, तो ये था कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप को कंप्लीट करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं डीप सी प्लेन के पास। ये देख रहे हो, ये एरिया है डीप सी प्लेन का, ये समुद्र के अंदर है, यहां पर बिल्कुल लाइट नहीं जाती। ये एफोटिक जोन है, और ये सबसे ज्यादा पार्ट कवर करके रखता है ओशियन का। 75% पार्ट जो कवर करके रखता है दैट इज द डीप सी प्लेन। और डीप सी प्लेन हमेशा हाई सीज के नीचे मिलते हैं। सीज क्या होते हैं? पहले ट्रांजिशनल वाटर होता है, बैक वाटर होता है, बेस लाइन होती है, कॉन्टेग्यूअस जोन होते हैं, ये सब मेरीटाइम लॉ के अंदर पढ़ेंगे। बट जो हाई सीज होते हैं, उन हाई सीज की डेप्थ में मिलते हैं हमको एबाइसल प्लेन। और एबाइसल प्लेन मेजर रिलीफ फीचर के अंदर आता है। ये 75% भाग ओशन का कवर करके रखता है।
अब हम बात करेंगे मिड ओशनिक रिज की। मिड ओशनिक रिज मैंने बताया था ओशन के अंदर फैली होती है दूर तक। दिस वन इज योर मिड ओशनिक रिज। यहां से लावा आउटपोर होता है और ओशन के अंदर जमा होता है। यहां पर नई प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो वोल्केनो का इरप्शन होता है वो इरप्शन फीजर टाइप होता है। ये देख रहे हो आप, यहां से लावा निकल के बाहर आएगा, बाहर आकर सोलिडिफाई हो जाएगा और नई रॉक्स बनाएगा और ये ओशन के अंदर होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज और ये ओशन के बड़े बड़े लैंडफॉर्म के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज की सबसे पहली बार स्टडी की गई थी अटलांटिक ओशन के अंदर। सबसे पहली बार पढ़ा गया था मिड ओशनिक रिज को। और ये अटलांटिक ओशन का शेप कैसा है? शेप है एस शेप। आप खुद देखो ये एस के शेप में बना हुआ है अटलांटिक ओशन। तो कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, वैसे आया भी है, सीडीएस के अंदर आया है कि कौन सा ओशियन एस शेप में बना हुआ है, तो योर आंसर शुड बी अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन के बीचों बीच में जो रिज बनी है उसे हमने कहा गया है मिड ओशनिक रिज। ये ओशन के बीच में मिलती है और सबसे पहली बार जब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखी गई थी वो इसी एरिया के अंदर देखी गई थी। यहां पर है यूरोप और यहां पर क्या है? नॉर्थ अमेरिका। यहां पर इन दोनों के बीच में देखी गई थी मिड ओशनिक रिज, इसीलिए इसको मिड नाम इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ माइनर रिलीफ फीचर की। ऐसे रिलीफ फीचर जो कि ओशन के अंदर होते हैं और छोटे छोटे होते हैं, जैसे गियोट्स। गियोट्स क्या होते हैं? गियोट्स ऊपर से फ्लैट होते हैं, मतलब जो इनका टॉप होता है वो टॉप इरोड कर दिया जाता है वेव्स के द्वारा। जैसे पहले ऐसे थे, फिर जब यहां से पानी की वेव चली कई सारी तो इसको थोड़ा सा इरोड करके तोड़ दिया और फिर इसे बना दिया प्लेट। तो जो गियोट्स होते हैं वो भी सी माउंट की तरह ही होते हैं, बट वो उनका जो टॉप होता है वो होता है ऊपर से फ्लैट। वहीं सी हिल्स की बात करें तो सी हिल्स ऊपर से शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जैसे पहाड़ होते हैं। तो ये हो गए सी हिल्स और ये हो गया गियोट्स। ये माइनर रिलीफ फीचर के अंदर आते हैं ओशन के। अब आते हैं आइलैंड ग्रुप, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइलैंड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ओशनोग्राफी का ही टॉपिक नहीं है। आइलैंड ग्रुप टॉपिक है आपका क्लाइमेटोलॉजी का, आपका टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का भी, क्योंकि आइलैंड के बनने के लिए कई सारी ऐसी प्रोसेसेस लगती है जो कि अर्थ के इनसाइड से ओरिजिनेट होती है। आइलैंड्स नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक ओशनिक आइलैंड जो कि ओशन के अंदर बनते हैं, वैसे तो आइलैंड ओशन के अंदर ही होते हैं, बट कॉन्टिनेंटल आइलैंड जो होते हैं कॉन्टिनेंट की किसी एक्टिविटीज के कारण बनते हैं, किसी एक्टिविटी के कारण बनते हैं। वहीं ओशनिक आइलैंड जो होते हैं वो ओशन के अंदर बनते हैं और ओशन के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें होती है जो इनको बनाती है। तो ओशनिक आइलैंड को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जैसे वोल्केनिक आइलैंड एंड कोरल आइलैंड। वोल्केनिक आइलैंड कैसा होगा? ओशन के अंदर से वोल्केनो का इरप्शन होगा। जब दो प्लेट आपस में आकर कोलाइड होगी, जो हेवियर प्लेट होगी वो सबडक्ट हो जाएगी। जब प्लेट सबडक्ट हो जाएगी तो क्या होगा? ये जो पार्ट है जो सबडक्ट हुआ ये एंटर करेगा सबडक्शन जोन के अंदर, बेनियोप जोन के अंदर। और जैसे ये सबडक्शन और बेनियोप जोन के अंदर जाएगा ये हो जाएगा मेल्ट, और मेल्ट हो जाएगा तो क्या हुआ? यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर था, ये भी आ गई। जैसे हमारा मुंह है उसके अंदर अपन बहुत सारा खाना खा लेते हैं और ऊपर से भी कोई ठूसेगा तो क्या होगा? या तो ये गाल फूट जाएंगे। बस ऐसा कैसे होगा? जब ये प्लेट अंदर गई और ये पार्ट मेल्ट हुआ तो मेल्ट होने के कारण जो प्रेशर बना ये निकल के आता कहां से? दूसरी प्लेट से। और ये दूसरी प्लेट से निकल के आता तो वहां पर क्या होती है? वोल्केनिक इरप्शन। जब धीरे धीरे वोल्केनिक इरप्शन होंगे तो वो लावा एक्यूमुलेट होता हुआ धीरे 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 पहले ओशन के अंदर रहेगा और धीरे से निकलता हुआ आ जाएगा ओशन के बाहर। तो जैसे ओशन के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा ओशनिक आइलैंड, जो कि एक वोल्केनिक आइलैंड है जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है। और किस टाइप की वोल्केनिक एक्टिविटी है? ये वोल्केनिक एक्टिविटी ऐसे बनी है कि जब दो प्लेट का कोलिजन हुआ है और हेवियर प्लेट सबडक्ट हो गई है। दूसरा है कोरल आइलैंड। कोरल एक लिविंग कैल्केरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओशन के अंदर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की रॉक्स बनाते हैं। तो कोरल रीफ्स तीन तरह के लैंडफॉर्म बनाते हैं, एक फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा बैरियर रीफ और तीसरा एटोल। एटोल हॉर्स शू की तरह होता है, घोड़े के पांव की तरह। तो यहां पर जो बना हुआ है दैट इज योर एटोल।
जिसे मूंगा की चट्टाने भी कहा जाता है। इंडिया के अंदर दो आइलैंड ग्रुप से, एक अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप और दूसरा है आपका लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप को बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप भी कहा जाता है, वहीं लक्षद्वीप को अरेबियन सी आइलैंड ग्रुप भी कहा जाता है। तो इंडिया के अंदर जो दो आइलैंड ग्रुप्स है, उनमें जो वेस्टर्न साइड के आइलैंड ग्रुप्स है, जिसके अंदर मिनिकोय आता है, लक्षद्वीप आता है, दीज आर दी कोरल्स आइलैंड, जो कोरल की चट्टानों के ऊपर बने हुए। कोरल क्या होते हैं? कोरल जब भी मरते हैं तो एक दूसरे के ऊपर मरते हैं। जैसे ये कोरल था, इसकी डेथ हो गई थी, उसके ऊपर जाकर ब्लीच करेगा, उसके बाद दूसरा कोरल उसके ऊपर जाकर, तीसरा इसके ऊपर, तो ये क्या धीरे धीरे करके एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। जब वो प्लेटफॉर्म सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर वेजिटेशन लगने लगता है। ठीक है, यहां पर वेजिटेशन लगने लगेगा और उस वेजिटेशन के कारण यहां पर आकर लोग रहने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कई सारे संसाधन मिल रहे, पेड़ पौधे मिल रहे, रहने के लिए जगह मिल रही। अभी दुनिया में जगह की कितनी कमी है? हमारे पास कितना पार्ट है? सिर्फ 29%। अब ओशियन खुद हमें इस तरीके के लैंडफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो यहां पर आकर लोग बस जाते हैं। जैसे लक्षद्वीप के अंदर 94% ट्राइब्स रहती है। इंडिया की जो ट्राइब मिलती है वो 94% ट्राइब्स, पूरे 94 नहीं, लक्षद्वीप पर जितने लोग होते हैं उन लोगों में से 94% लोग ट्राइब्स हैं। ठीक है, तो ये जो लक्षद्वीप कॉन्टिनेंट, मैं सिर्फ इसको लक्षद्वीप के रेफरेंस में ही बता रहा हूं कोरल आइलैंड को, कि एक के ऊपर एक का जमा होना वो फिर बना लेना आइलैंड। तीसरा कॉन्टिनेंटल आइलैंड। कॉन्टिनेंटल आइलैंड बनता है कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हो जाने के कारण। जैसे मेडागास्कर, मेडागास्कर पहले अटैच था मोजाम्बिक से, अब वो टूटकर आ गया है इंडियन ओशन के अंदर और बीच में बन गया मोजाम्बिक चैनल। तो यहां पर क्या हुआ? ये पहले कॉन्टिनेंट का पार्ट था, बट ड्यू टू सम जियोलॉजिकल एक्टिविटीज, ड्यू टू सम एक्टिविटी विच आर जनरेटेड इनसाइड द अर्थ, जिसे हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस भी कहते हैं, उनके कारण ये टूटकर अब सेपरेट हो गया, तो ये बन गया हमारा कॉन्टिनेंटल आइलैंड। तो ये तीन टाइप के आइलैंड होते हैं, वोल्केनिक आइलैंड, कोरल आइलैंड एंड कॉन्टिनेंटल आइलैंड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं रिवराइन आइलैंड। कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जिनको नदियां बनाती है, कुछ आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड है जिनको रिवर्स बनाती है, बट ज्यादातर आइलैंड्स रिवर जो बनाती है वो समुद्र के अंदर होते हैं, जिसे सैंडबार भी कहा जाता है। बट कुछ आइलैंड जो रिवर बहुत चौड़ी होती है वो अपने आप में बीच में बना लेती है। जैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है माजुली, और गर्व की बात यह है कि ये हमारे देश के अंदर है। तो माजुली जो आइलैंड है ये इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्रा रिवर के अंदर आसाम में बना हुआ है। माजुली अपने आप में एक जिला है। माजुली के जो लोग हैं वो लोग वहां पर रहते हैं और कई सारा प्रशासन भी है माजुली के अंदर, सब कुछ मेंटेन किया जाता है। तो इतना बड़ा आइलैंड है कि वहां पर लोग आकर रहने लग गए, उसको एक जिला बना लिया। तो माजुली जो है, माजुली इज इरोडेड बाय द रिवर। माजुली जो है वो जैसा था वैसा नहीं बचा। रोज नदी का बहाव आता है, तेज बारिश होती है, एकदम ब्रह्मपुत्र तेजी से अपना पानी लेकर आती है, तो क्या करती है, इस आइलैंड को इरोड करके आगे लेकर जाती है। ठीक है, तो ये आइलैंड कटाव के कारण खत्म हो रहा है। बाकी ये माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है, जो इंडिया में आसाम में ये आइलैंड का स्ट्रक्चर है। वहीं कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जो नदी अपने मुहाने पर बनाती है। जैसे रिवर आकर ये सुंदर रिवर नीचे जाएगी और कहां मिलेगी? बे ऑफ बंगाल के अंदर। अब जब बे ऑफ बंगाल के अंदर रिवर, यहां से रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना वाटर डिस्चार्ज करती बे ऑफ बंगाल के अंदर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। यहां पर कई सारे आइलैंड्स बने हुए, ये आइलैंड्स भी रिवर से ही बने, बट ये कहां पर बनी है? यूनियन पॉइंट पर बने हुए। इनमें से एक आइलैंड है न्यू मुरे आइलैंड। न्यू मुरे आइलैंड, न्यू मुरे आइलैंड सुंदरबन डेल्टा के अंदर है और दोनों कंट्री क्लेम करती है कि ये हमारा है। इंडिया बोलता है न्यू मुरे हमारा है, बांग्लादेश बोलता है न्यू मुरे आइलैंड हमारा है। क्यों इस आइलैंड के लिए ये लोग इतना झगड़ रहे हैं? ये इसलिए झगड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर नेचुरल गैस के बहुत सारे रिजर्व्स हैं, और नेचुरल गैस का रिजर्व होना मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब डेवलपमेंट। तो इस आइलैंड के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता है दोनों कंट्री के बीच में। दोनों अपनी सोवरेन पावर यहां पर बताती है। अच्छा, मुझे यह बताओ कि यहां पर हमें फोसिल क्यों मिलेंगे? फोसिल यहां पर हमें इसलिए मिलेंगे क्योंकि रिवर अपने साथ कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर आती है, कई सारे पेड़ पौधों को लेकर आती है और उन सबको लाकर यहां डिपॉजिट कर देती है।
जब लंबे टाइम तक वो यहां पर डिपॉजिट रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल के अंदर। इवन ऐसा भी बोला जाता है कि जो गंगा नदी इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहती है, तो जब बाढ़ आती है तो कई सारे लोग उस नदी के अंदर डूब जाते हैं, और डूब जाने के कारण वो लाशें जो होती है वो बहती बहती आती है सुंदरबन के अंदर। तो सुंदरबन के अंदर जो रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, वो रॉयल बंगाल टाइगर इन्हीं लाशों को खाते हैं, और इन्हीं लाशों को खाने के कारण धीरे धीरे वो बन गए मैन ईटर्स। तो यही एक कारण है रॉयल बंगाल टाइगर का मैन ईटर्स बनने का। दूसरा, यहां पर फोसिल्स मिलने का भी यही कारण है कि जो यहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लंबे टाइम तक दबे रहते हैं, और जब दबे रहते हैं जमीन के अंदर तो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज करके वो ईंधन बन जाते हैं, जीवाश्म बन जाते हैं। तो ये थे रिवराइन आइलैंड। तो द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, आसाम में है, इंडिया में है। एंड द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑन द रिवर इज उमानंदा, और उमानंदा भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना है जो कि आगे हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर आने से पहले हम डिस्कस करते हैं अभी हमने क्या क्या देख लिया। हमने इस चैप्टर के अंदर ओशियन का इंपॉर्टेंस देखा, ओशियन के अंदर बनने वाले रिलीफ फीचर्स देखे, माइनर देखे, मेजर देखे। उन रिलीफ फीचर्स में अलग अलग की बात करी, शेल्फ, स्लोप, राइज, कैनियन, आइलैंड की बात करी, अलग अलग आइलैंड की बात करी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि ओशियनोग्राफी से रिलेटेड है। द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज मरियाना ट्रेंच, नो डाउट, बट ये मरियाना ट्रेंच कौन से ओशन के अंदर है? तो मरियाना ट्रेंच इज सिचुएटेड इन पैसिफिक ओशन, और पर्टिकुलर वे में जाए तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर मरियाना ट्रेंच है। आर्कटिक ओशन में ट्रेंच नहीं है, अटलांटिक में भी नहीं है ये, और इंडियन ओशन में भी नहीं है, ये है पैसिफिक ओशन के अंदर। नेक्स्ट, द लाइन ड्रॉन ओवर अ मैप joining the point having similar amount of salinity is known as, एक ऐसी लाइन जो कि सेलेनिटी का बराबर अमाउंट ज्वाइन करती है, उस लाइन को क्या कहा जाता है? उस लाइन को कहा जाता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन इज द इमेजिनरी लाइन विथ ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग सेम सेलेनिटी। आइसोहाइट एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती जो कि सेम रेनफॉल वाली जगह को ज्वाइन करती है। आइसोथर्म वो इमेजिनरी लाइन होती है जो सेम टेम्परेचर वाली जगह को ज्वाइन करती है। आइसोगोन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो उन सारी जगह को ज्वाइन करे जहां पर इक्वल मैग्नेटिक डीप हो, उन लाइन को ज्वाइन करती है आइसोगोन। तो ये सब में से हमें इक्वल अमाउंट ऑफ सेलेनिटी की बात करना था, तो वो हमारा होगा आइसोहेलाइन। नेक्स्ट, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड, कहां पर है ग्रेट बैरियर रीफ? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न कोस्ट पर है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ईस्टर्न कोस्ट पर है ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ किनसे बनी है? ग्रेट बैरियर रीफ बनी हुई है किनसे? कोरल से। नेक्स्ट, विच वाटर बॉडी सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम न्यूजीलैंड? एनडीए 2009 सेकंड पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी वाटर बॉडी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग अलग करती है? सो इट इज योर तस्मान राइज या फिर तस्मान सी। तस्मान जो सी है जो ऑस्ट्रेलिया के सदर्न साउथ ईस्टर्न प्रोविंस के पास है, जिसको तस्मान जगह तस्मानिया बोला जाता है, वहां पर जो वाटर बॉडी है वो एक तरफ तो न्यूजीलैंड को और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है। सो दैट इज तस्मान सी। नेक्स्ट, मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी ऑन द सी फ्लोर टेक्स प्लेस ऑन, कहां पर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है समुद्र के अंदर? तो समुद्र के अंदर सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है मिड ओशियनिक रिज के पास, जहां दोनों प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज होती है। जब दो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज होगी, यहां पर मिड ओशियनिक रिज के पास सबसे ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके बाद स्प्रस एंड सिडार आर ट्रीज वेराइटी ऑफ, ये ट्रीज कहां मिलते हैं? ये कल हमने पढ़ा था, तो मैंने बताया था नुकीली पत्तियों वाले पेड़, ये इंडिया के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो स्प्रस एंड सिडार हमें मिलते हैं टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट के अंदर। और टेम्परेट रीजन में क्या आता था?
मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, और क्या आता था, कैनेडियन या फिर लोरेशियन टाइप क्लाइमेट। तो वहां पर मिलते हैं टेम्परेट कोनिफेरस ट्री। ये कल के टॉपिक के ऊपर है क्वेश्चन। अगर आपने कल का टॉपिक नहीं देखा है तो कल आप उसको जाकर प्लीज देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। नेक्स्ट, साल ट्री आर टिपिकल स्पीसीज ऑफ, साल के जो पेड़ होते हैं वो कहां मिलते हैं? साल और सागवान, कल मैंने दोनों का जिक्र किया था, ये इंडिया के अंदर मिलते हैं, और इंडिया इज अ मॉनसूनल कंट्री, इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल मॉनसून आता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जो मॉनसून टाइप एरिया होता है जहां पर पूरे साल बारिश नहीं होती, साल के कुछ महीने बारिश होती है, कुछ महीने ठंड होती है और कुछ महीने होती है गर्मी, उन जंगलों के अंदर साल और सागवान के ट्री देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, तोरेग कौन से डेजर्ट की ट्राइब है? तोरेग कौन से डेजर्ट की ट्राइब है? तो तोरेग्स आर हॉर्समैन, जो कि घोड़ों पर चलते हैं, जो सहारा के अंदर मिलते हैं। कल के लेक्चर को चेक कीजिएगा, ट्राइब्स के अंदर आपको मिल जाएगा तोरेग्स, ठीक है। और ये एनडीए की एग्जाम में पूछा हुआ है। कालाहारी में कौन होते हैं? बुशमैन, इसकी भी बात हमने की थी। तो तोरेक्स कहां मिलते? तोरेक्स मिलते हैं हमें सहारा डेजर्ट के अंदर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट हैव डेजर्ट? अगेन इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व का ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर डेजर्ट नहीं है? सोचो, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया खुद एक डेजर्ट है, वीराना है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर ही लोग बसे हुए, मुरले डार्लिंग रिवर के पास, बाकी सारी जगह पर क्या है? डेजर्ट ही डेजर्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होगा। एशिया के अंदर थार डेजर्ट है, रुबल खली, दस्त ए लुत, दस्त ए कावीर, गोबी डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट, इस टाइप के डेजर्ट कहां पर है? एशिया के अंदर। तो एशिया भी नहीं होगा। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सोनोरन डेजर्ट, सिन हुआ डेजर्ट कहां पर मिलते हैं हमें? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। बट यूरोप के अंदर कोई भी डेजर्ट नहीं है। सो यूरोप विल बी आर आंसर। यूरोप के अंदर डेजर्ट्स नहीं मिलते हैं। यूरोप एक ऐसा मात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर कोई डेजर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे ऐसे कॉन्टिनेंट का नाम बताना है जिसमें कांच में दिखाओ तो दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं। सो इट इज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। अफ्रीका पहले साउथ अमेरिका से ही टूटकर अलग अलग हुआ है, और आप देखिएगा दोनों को, दोनों एक दूसरे के उल्टे लगते हैं। तो यहां पर आंसर होगा हमारा अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जय हिंद।